गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सभी का एसआरसी ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं या अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे पीडियाट्रिक्स के बारे में। पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट पीडियाट्रिक ले रखी थी, उसमें हमने बात की थी साइनोटिक एंड एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ की। उसके बाद मैंने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है वो उसमें से कंप्लीट करा दी थी। अब नेक्स्ट डिजीज लेके आए हम आपको पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। ये सुनना, लास्ट डिजीज है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज की। इट इज एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। मैंने डिफरेंस बताया था साइनोटिक हार्ट डिजीज कि एसाइनोटिक में साइनोसिस एब्सेंट होता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज में साइनोसिस प्रेजेंट रहता है। किसका ब्लड फ्लो, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में ब्लड फ्लो राइट चैम्बर टू हार्ट टू लेफ्ट चैम्बर की तरफ होता है। मैंने जो डिफरेंस थे वो मैंने बता दिए थे, क्लासिफिकेशन बता दिया था कि साइनोटिक हार्ट डिजीज में कौन सी डिजीज आती है, एसाइनोटिक में कौन सी डिजीज आती है। जिससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेशन में कमेंट करें। रेगुलर क्लासेस चल रही है, एक दो दिन प्रॉब्लम आ गई थी जो रिकॉर्डेड नहीं हो रही थी। सुनना, इट इज एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। ये इट इज एनाटॉमिकल malformation it is a anatomical malformation and connection between pulmonary artery and aorta। सुनना, इट इज एनाटॉमिकल मालफॉर्मेशन एंड कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। मीन्स कहने का मतलब यह है, इंट्रा यूट्राइन लैब में मैंने चैनल बताए थे, कम्युनिकेटिंग चैनल जिससे बेबी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, जिससे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। मैंने एक डायग्राम उस बताया था, सुनना, इधर बना रहा हूँ, रफली डायग्राम समझने की कोशिश करना। इधर ये चारों चैम्बर ऑफ हार्ट के मैंने बताए थे। ये अरोटा पोस्टीरियर साइड से निकलती है। ये पल्मोनरी आर्टरी, सुनो, मैंने बताया था फीटल सर्कुलेशन में जो कम्युनिकेटिंग चैनल होते हैं जिससे बेबी के लंग्स मैच्योर नहीं होते, इंट्रा यूट्राइन लंग्स फंक्शनिंग नहीं होते, उस कारण जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो प्लासेंटा करता है। अब इधर सुनना, मैंने बताया था कि फोरामेन ओवल से ये फिजियोलॉजिकल ओपनिंग थी, यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रहा था बाय द फोरामेन ओवल। आफ्टर बर्थ यह ओपनिंग क्लोज हो रही थी। ऐसे ही सुनना, मैंने बताया था कि डक्टस आर्टरियोसिस दोनों अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच एक कम्युनिकेटिंग चैनल बताया था, इसको बोल रहे थे डक्टस आर्टरियोसिस। इधर लिख रहा हूं, डक्टस आर्टरियोसिस। ये नॉर्मली जब ब्लड राइट एट्रियम में सुपीरियर इंफीरियर वेना के वहां से आ रहा था, जो राइट एट्रियम में खुलती हैं, दोनों लार्जेस्ट वेन होती हैं। जब ब्लड राइट एट्रियम में आया तो ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड, आपको पता है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में लंग्स फंक्शनिंग नहीं होते, तो ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड के लिए लेके जाती है कि नहीं लेके जाती। जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के लिए नहीं जा रहा था तो यहाँ से
बाई कनेक्शन कुछ ब्लड इधर वापस धकेल दिया जाता था अरोटा में, ये नॉर्मल फाइंडिंग थी। अब सुनो कंडीशन क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, ये दोनों डक्टस, ये ओपनिंग है, ये पेटेंट बनी रहती है आफ्टर बर्थ, ये ओपनिंग आफ्टर बर्थ पेटेंट बनी रहती है। नॉर्मली मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैंने बताया था नॉर्मली पल्मोनरी डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल बताया था, फिजियोलॉजिकल विद इन 5 मिनट आफ्टर बर्थ, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद फिजियोलॉजिकली डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाता है विद इन 5 मिनट में। क्लोज कब होता है, जब बच्चा क्राई करता है। उसके बाद एनाटॉमिकली सुनना, एनाटॉमिकली 21 डेज आफ्टर बर्थ, मीन्स जन्म के 21 दिन बाद ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है। मीन्स ये मैंने चैनल जो फीटल सर्कुलेशन के चैनल हैं, ये चैनल पता है क्या आपको दोनों? हाँ, जब डक्टस आर्टरियोसिस नॉर्मली ब्लड को इधर लेके जा रही थी, राइट वेंट्रिकल से अरोटा में ढकेल रहा था ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। अब जब बच्चे का जन्म हो गया तो लंग्स फंक्शनिंग हो गए कि नहीं हो गए? जब बच्चे के लंग्स फंक्शनिंग हो गए, पहले तो ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के लिए ब्लड लेके जाती कि नहीं जाती? जब ये ब्लड, अब पहले तो रेस्टेंस हो रही थी, जा नहीं पा रहा था क्योंकि लंग्स फंक्शनिंग थे, वर्क नहीं कर रहे थे। अब वर्क कर रही तो ये ब्लड इधर जाएगा। अगर ये कंडीशन क्लोज नहीं हो पाती है, यदि ये कंडीशन क्लोज नहीं हुई तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड अरोटा में आ जाएगा। जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन के लिए जाना चाहिए था, वो लंग्स के लिए नहीं जा पाएगा। अब ये ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड है, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से आ रहा है, ये ब्लड अरोटा बॉडी में सर्कुलेट करती है कि नहीं करती ब्लड को? जब ब्लड अरोटा से बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस है, तो क्या होगा? साइनोसिस होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, लैक्टिक एसिड बढ़ेंगे जिससे सेल डेथ होंगी। तो प्रॉब्लम क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये प्रॉब्लम जो ये चैनल है ये क्लोज नहीं हो पाता है, ये पेटेंट बना रहता है, यही प्रॉब्लम है बस। ये नॉर्मली मैंने फीटल सर्कुलेशन में बताया था, फोरामिन ओवल, डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस वेनोसिस, ये डक्टस आर्टरियोसिस वाली प्रॉब्लम पेटेंट बनी रहती है, जिसको PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। अब इस चीज का रीजन समझना, इसमें ब्लड, मैंने बताया था कि अरोटा जो ब्लड प्रेशर है, एक चीज सुनना, ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल? 120/80 mm of Hg। हाँ, mm of Hg, ये 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब किसी को ये पता है कि ये 120 किसका ब्लड प्रेशर है, 80 किसका प्रेशर है? पता है क्या? बताओ। बताओ ये प्रेशर सुनना, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 120 mm of Hg है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है। इसमें लार्जेस्ट मायोकार्डियम लेयर प्रेजेंट रहती है। सबसे ज्यादा जो MI मायोकार्डियल अटैक आते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आते हैं, एंटीरियर पार्ट से। हाँ, इसको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इसलिए बोलते हैं कि सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक हार्ट बीट में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको बोलते हैं सिस्टोल। अब डायस्टोलिक प्रेशर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अरोटा, ये डायस्टोल होगी। जो 80 mm of Hg ये प्रेशर है, ये अरोटा का है। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी 1 इंच का पाइप आता है ना, इतना डायमीटर होता है 1 इंच,
सबसे लार्जेस्ट। अब सुनो, मैंने बताया था, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 120 mm ऑफ Hg, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है। अब आप कहोगे कि सर ये आपने बताया था कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में, मैंने पहले बता दिया था लास्ट क्लास में कि एसाइनोटिक एंड साइनोटिक हार्ट डिजीज में डिफरेंट क्या है कि ब्लड फ्लो जाएगा कहाँ से। मैंने पहले ही बोला था कि लेफ्ट साइड टू हार्ट, राइट साइड में जाएगा ब्लड, कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में ब्लड फ्लो, ये लेफ्ट हार्ट, ये लेफ्ट चैम्बर ही तो है, इधर ये राइट है। मैंने पहले ही बता दिया कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में ब्लड लेफ्ट टू राइट जाएगा। जब ब्लड लेफ्ट टू राइट जाएगा, अब आप कहोगे सर इसका ब्लड तो इसमें जा रहा है, कहोगे कि नहीं कहोगे कि सर आप बता रहे हो कि ब्लड, ये अरोटा है, इसका डायमीटर बड़ा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसका ब्लड तो जाना चाहिए इधर। अब सुनो, मैं ऊपर डायग्राम बना देता हूँ, ये ऑनलाइन में शो नहीं हो रहा होगा। डिजीज सुनना, बहुत शानदार डिजीज है ये लास्ट डिजीज थी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज की। सुनो, ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ हेड का। 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने पहले ही बताया था कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में लेफ्ट टू राइट होगा ब्लड फ्लो। अब मैंने बताया था कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में साइनोसिस एब्सेंट है। एक चीज सुनो कि जब राइट से ब्लड लेफ्ट की तरफ आएगा तभी तो होगा साइनोसिस, क्योंकि इधर साइड तो डीऑक्सीनेटेड रहता है ब्लड, इधर ऑक्सीनेटेड, क्योंकि 4 पल्मोनरी वेन आती है लंग से, वो यहाँ खुलती हैं। अब आप कहोगे सर ब्लड तो चैनल तो यहाँ बन रहे थे, ये आप ये कहोगे कि सर ये चैनल तो यहाँ बन रहे हैं, ब्लड तो इधर बता रहे हो सर आप, ब्लड इधर क्यों जा रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा। अब सुनो, मैंने बताया था जो नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg। अब मैं चारों चैम्बरों का प्रेशर बता रहा हूँ एक बार, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सुनो, ये राइट एट्रियम का प्रेशर 4 से 6 mm ऑफ Hg, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर 25 mm ऑफ Hg, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 120 mm ऑफ Hg, और लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर 6 से 12 mm ऑफ Hg। इसका पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है 15 से 20 mm ऑफ Hg। अब सुनो, इसका प्रेशर जब ब्लड इधर आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है भाई, ब्लड आ गया ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो इधर ब्लड, इधर प्रेशर ज्यादा है। ये अरोटा का प्रेशर मैंने कितने बताया था, 80 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg। ये अरोटा का प्रेशर है। जो डायस्टोलिक बीपी है ना, वो अरोटा की है, जिसको सिस्टोल एंड डायस्टोल बोलते हैं ना, वो अरोटा, सिस्टोल तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर है और डायस्टोल अरोटा का है। अब सुनो कि जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ गया, अब इसका प्रेशर कम है भाई, इसका तो 15 से 20 mm ऑफ Hg है, तो इसका प्रेशर ज्यादा है। सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी बोलते हैं अरोटा को, सबसे लार्जेस्ट धमनी। अब इसमें एक्सेसिव प्रेशर होने के कारण ब्लड को इधर ढकेला जाता है, ब्लड इधर ढकेला गया तो इसमें देखो इसका भी ब्लड आ रहा है, इसका भी ब्लड आ रहा है, तो भाई ये भी तो पल्मोनरी आर्टरी है, ये भी तो, इसका भी तो कोई डायमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। किसी पाइप में आप पानी दो, उसका कोई कैपेसिटी तो होगी कि इतने पानी को ये सहन कर पाएगा। इससे ज़्यादा अगर तुम वाटर में सप्लाई करोगे तो ये फट सकता है, रप्चर हो सकता है। अब सुनो, इसमें प्रेशर एक्सेसिव होने के कारण ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में आएगा, अरोटा से ब्लड राइट पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। जब ब्लड इसमें ज़्यादा आएगा तो इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। बताओ। अब इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा। अब सुनो,
अब इसमें ब्लड आ गया, अब इधर से लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा, दोनों लंग्स में। अब दोनों लंग्स से पल्मोनरी वेन लेके आती है ब्लड को। कौन लेके आती है? पल्मोनरी वेन। ये पैथोफिजियोलॉजी है, ये एक साथ सारा कुछ जो डिजीज कंडीशन है मैं बता रहा हूं कैसे। पल्मोनरी वेन। अब जब ब्लड अरोटा का भी आ रहा है, इसका नॉर्मल भी ब्लड आ रहा है, अरोटा का भी आ रहा है। देखो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड साथ में आ रहा है, इसका इधर भी जा रहा है, इसका भी इधर, क्योंकि पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें आ रहा है। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा तो साइनोसिस होगा कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ब्लड को कहीं भी घुमा लो आप, भाई ब्लड को आप कहीं भी सर्कुलेट करा लो, जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो साइनोसिस तो करेगा नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रॉब्लम ये है कि एक तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन ना हो। अब सुनना है इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम ये है जब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में चला गया, भाई दोनों लंग्स में, अब जब पल्मोनरी वेन ब्लड को लेके आएगी लंग्स से, ये रफली डायग्राम है समझना, पल्मोनरी इधर लिख देता हूं, पल्मोनरी वेन कितनी होती है? पल्मोनरी वेन बताना कितनी होती है पल्मोनरी वेन। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करो, कमेंट तो उसमें शो नहीं हो रहे होंगे, हाँ लाइव नहीं है ना। हाँ आप बताओ पल्मोनरी वेन कितनी होती है, बताओ। बताओ, खड़े हो जाओ आप। नहीं पता? सिट डाउन। पल्मोनरी वेन दोनों लंग से आती है। पल्मोनरी वेन संख्या में 4 होती हैं। आर्टरी और वेन में मैंने बताया था दोनों डिफरेंस। ये डिफरेंस पता है कि अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, आपको नहीं पता होगा, सुनो। अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल कोड में वेन होती है ना, अम्बिलिकल कोड में वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अम्बिलिकल वेन होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाती है। जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है वापस प्लासेंटा। ऐसे ही इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, आपने सुना होगा कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जिसको धमनी बोलते हैं हिंदी में। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब इसका ही अपोजिट है, यहाँ पर आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा और जो पल्मोनरी वेन लेके आएंगे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। अब देखो यहाँ पर कंजेशन हो रहा था, इसमें ब्लड ज्यादा बढ़ेगा तो कंजेशन होगा कि नहीं होगा, रुकावट आएगी, इससे ब्लड लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आ जाएगा। अब सुनो, इसमें प्रेशर लेफ्ट साइड में बढ़ता है हट के। अब लेफ्ट एट्रिया में देखो, इसका नॉर्मल ब्लड तो है ही, देखो ये तो जा ही रहा है, इसका भी आ रहा है, इसमें प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी। अब हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया में अंतर बताओ। हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया नहीं पता क्या? हाइपरट्रोफी मीन्स इंक्रीज साइज, जिस वर्ड के पीछे ट्रॉफी हाइपरट्रोफी इसका मतलब है साइज। हाइपरप्लेजिया मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल, अगर सेल की काउंटिंग में सेल बढ़ रही है उनको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, एंड साइज में सेल बढ़ रही है उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। अब सुनो, अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड बाइकस्पिड वाल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस वही फ्लो बढ़ता रहेगा। तो ये कंडीशन देखो, अब इसमें ब्लड जाएगा, अब आउटपुट घटा कि नहीं घटा, घटा कि नहीं घटा, बताओ आउटपुट घटेगा कि नहीं घटेगा?
बताओ। हाँ, अब साइन एंड सिम्टम एक बार पैथोफिजियोलॉजी लिख के दिखाऊं क्या? सुनो, आपने लास्ट क्लास नहीं ली है शायद ना, जो यूट्यूब वाली थी। क्या क्लास आती जाती हैं? सुनो, लेफ्ट टू राइट ब्लड फ्लो थ्रू द aorta and pulmonary artery मीन्स लेफ्ट साइड से जो हार्ट अरोटा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से तो होती है। ब्लड फ्लो या संटिंग भी बोल सकते हैं इसको, संटिंग। भाई अरोटा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। जब अरोटा से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा तो लेफ्ट टू राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके डाउनवर्ड पल्मोनरी ओवर कंजेशन, पल्मोनरी ओवर कंजेशन या पल्मोनरी हाइपरटेंशन। देखो, जब ब्लड अरोटा से उसमें आ रहा था, प्रेशर मैंने बता दिया था कि प्रेशर कितना है, तो प्रेशर बढ़ने के कारण तो पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है। जब पल्मोनरी आर्टरी में आएगा तो कंजेशन होगा, मीन्स रुकावट होगी। उसके बाद हाइपरटेंशन होगा, उसके बाद ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से ब्लड, तो बोर्ड छोटा है इधर लिख रहा हूँ मैं, लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट होगा, उसको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी बोल रहे थे, हाइपरट्रॉफी मीन्स लेफ्ट एट्रियम का आकार बढ़ रहा है, उसको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। जब पल्मोनरी वेन में गया, 4 पल्मोनरी वेन जाके उधर लेफ्ट साइड हार्ट में डालती कि नहीं डालती ब्लड को? लंग्स से लेके आती हैं, लंग्स से लेके नहीं आती है 4 पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को। अब लेफ्ट साइड में डालेंगी तो ब्लड का अमाउंट ज़्यादा है तो साइज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? उसको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी बोल रहे थे। उसके बाद ऐसे ही वेंट्रिकल ब्लड फ्लो इंक्रीज to result in left ventricle hypertrophy। फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ये पैथोफिजियोलॉजी थी। उसके बाद मैं साइन सिम्टम बता रहा हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, लेकिन मैंने जो कुछ था वो मैंने डिफाइन कर दिया है। वीडियो को 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास जो हुई है 2 क्लास, उनमें सारा कुछ मैंने फीटल सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है, ये चैनल क्या होते हैं, कब क्लोज होते हैं, कैसे इनका काम है। अब सुनना, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम। पहला एक्सरसाइजल डिस्निया, एक्सरसाइजल डिस्निया। सबसे पहले जब भी बच्चा एक्सरसाइज करेगा तो उसमें डिस्निया की कंडीशन मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इसी को तो बोलते हैं डिस्निया। उसके बाद मशीनली लाइक मरमर साउंड, ये साउंड है।
मशीनी लाइक मरमर, जैसे ब्लड अरोटा से पल्मोनरी आर्टरी में आएगा ना तो ये कुछ साउंड सुनाई देती है बाय द स्टेथोस्कोप एज ए मशीनरी लाइक, जैसे मशीन नहीं चलती ऐसे मशीनरी लाइक मरमर साउंड इस डिजीज कंडीशन में देखी गई है। इट इज ए क्लासिकल फाइंडिंग, इट इज ए क्लासिकल फाइंडिंग PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की क्लासिकल फाइंडिंग पाई गई है। उसके बाद आप बताओ इसमें क्या होगा और क्लिनिकल फीचर बताओ। उसके बाद सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एनीवन कोई बता सकता है सिस्टोलिक क्यों बढ़ रहा है, डायस्टोलिक क्यों बढ़ रहा है? ऑनलाइन वाले भी बता देना कमेंट में, अभी तो नहीं हो रहा कुछ, सो किसी को पता हो तो बताओ। क्या? हाँ मेरी बात सुनो, मैंने बताया था सुनो कि जब ब्लड इधर 4 चैम्बर हैं, जब ब्लड इसमें ज़्यादा आ रहा है, सुनो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ब्लड इसमें ज़्यादा आ रहा है पल्मोनरी वेन से, क्योंकि ब्लड यहाँ से वापस जा रहा था। भाई सिस्टोलिक प्रेशर कहाँ लगता है? सिस्टोल प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है। मैंने बताया था 120, आप बता रहे थे कि 120 सर mmHg सिस्टोलिक प्रेशर है। ये प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का। जब सिस्टोलिक देखो इसमें ब्लड ज़्यादा आ गया, भाई एक तो ये नॉर्मली इन्होंने भेजा था, ये ब्लड आ गया प्लस ये आ गया, तो इसमें प्रेशर ब्लड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? जब अब कोई कैंडिडेट, अब या मैं किसी बैलून की बात कर लूँ, एक एग्जाम्पल सुनो, कोई अभी मैं एक कैंडिडेट को भगाऊँ यहाँ से बाहर, अभी 20 कैंडिडेट आ जाए तो मैं इसको निकाल पाऊंगा क्या? मुझको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो ऐसे ही इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ ब्लड बढ़ रहा है तो इसको प्रेशर ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब सुनो, अरोटा में प्रेशर था 80 mmHg, जब ये अब एक बात बताओ, इधर से ये लीकेज हो रहा है, इधर से ब्लड प्रेशर, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट डायस्टोल होती है, चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट करे या रिलैक्स करे इसका प्रेशर 80 रहेगा, 80 mmHg, चाहे कॉन्ट्रैक्शन करे या रिलैक्सेशन, इसी प्रेशर में करता है जो कुछ करता है अरोटा। अब सुनो, ये जब इधर ब्लड फ्लो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है इसका, तो ब्लड यहाँ कम रह गया, तो ये प्रेशर कर पाएगा क्या सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट? नहीं कर पाएगा। जब भाई ब्लड, इसलिए भाई जितना ब्लड होगा उतना ही तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इतना प्रेशर लगाए तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, भाई जितना ब्लड है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो। अब इसके लिए ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ये चीज़ समझ में आ गई क्या? सिस्टोलिक बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड बढ़ रहा है, और डायस्टोलिक, एक वो पता है क्या आपको, हार्ट रेट, वो कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार में स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा किए गए ब्लड को, पंप को, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, उसको बोलते हैं 70 ml। एक ही वर्ड में आंसर रहेगा 70 ml। अब इसको हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट कैसे निकालेंगे? हार्ट रेट कितनी होती है नॉर्मल? 72 बीट पर मिनट इंटू 70 ml, कितना आएगा? 5040। ये कार्डियक आउटपुट है। आया क्या समझ में? ये चीज़ एक्स्ट्रा थी। आप इस डिजीज़ को सुनो, इस मैं बता दूंगा लास्ट जब मैं पढ़ाऊंगा हार्ट की जो प्रॉब्लम MSN में, अभी पीडियाट्रिक चल रहा है, पीडियाट्रिक प्रॉब्लम सुनो। उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब बताओ। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे होगा? मैंने बताया था कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे हो रहा है। मैंने बताया था जब इसमें ब्लड इसमें आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये हाइपरटेंशन, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। अब अगला, इसको रब कर रहा हूं, एक पल्स फील होती है जिसको बाउंडिंग पल्स बोलते हैं। बाउंडिंग पल्स लास्ट फीचर है, बाउंडिंग पल्स।
बाउंडिंग पल्स, पल्स का नाम ही सुना होगा पर ये नहीं पता होगा कि वाटर हेमिक पल्स, पल्स ऑफ डेफिसिट, बाउंडिंग पल्स, ये पल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाउंडिंग पल्स ये फील कब होती है, जब अरोटा का जब प्रेशर बढ़ता है, थोरेसिक प्रेशर। भाई ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पल्स कब फील होती है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड को आर्टरी में पुश किया जाता है, जब आर्टरी राइट वेंट्रिकल होती है उसको पल्स कहते हैं। ये है कि नहीं डेफिनेशन पल्स की। हाँ सुनो, इसको बाउंडिंग पल्स, इसमें बाउंडिंग पल्स फील होंगी। उसके बाद डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन सुनना, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन सुनना, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन कैसे करते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। हाँ उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो जनरल सी एग्जामिनेशन है, बच्चे को चेक करेंगे इसके लिए साइनोसिस तो नहीं है, कि कोई रोते समय डिस्निया हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीज़ जनरली चेक करते हैं। उसके बाद वो कॉमन से सिम्टम थे, लेथार्जी, वीकनेस, फटीग, वो आप देख लेना, मैंने जो क्लासिकल फाइंडिंग थी वो मैंने बता दी। उसके बाद इकोकार्डियोग्राम का किसको बोलते हैं, यूएसजी ऑफ हार्ट मीन्स हार्ट की सोनोग्राफी को इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। उसके बाद ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मेनली इकोकार्डियोग्राम करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट सुनना, मैनेजमेंट सुनो, ये डिजीज नहीं समझ में आई हो तो वीडियो देख लेना एक बार। हाँ मैनेजमेंट में सुनो, मेडिकल मैनेजमेंट में एक ड्रग ऑफ चॉइस है, एंडोमेथासेन, NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी की ड्रग्स है एंडोमेथासेन। ये वर्क क्या करती है सुनना, ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन होते क्या हैं इनका सुनना। ये प्रोस्टाग्लैंडिन ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, मैंने बताया था फीटल सर्कुलेशन में डक्टस आर्टरोसिस, जिसको इस ओपनिंग को पेटेंट रखते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब सुनो, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये लोकल हार्मोन है, जहाँ से सीक्रेट होते हैं वहीं इनका फंक्शन होता है। ऐसे ही सुनो, जैसे मैंने बताया था कि ये 4 चैम्बर हैं, तो ये पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा की इस चैनल को पेटेंट बनाए रखते हैं। इनका काम है इसको मेंटेन करना, इसकी पेटेंसी को, प्रोस्टाग्लैंडिन का। जब ये इसके फंक्शन को इनहिबिट कर दो, आप प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग्स दे दो, तो एंडोमेथासेन ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग्स है। इसके भाई देखो मेरी बात सुनो, ये क्लोज कब नहीं हो पाएगी, जब प्रेगनेंसी में, ये देखो प्रोस्टाग्लैंडिन मेंटेन कर रहे थे इसको, आप प्रोस्टाग्लैंडिन देना बंद कर दो, सीक्रेशन होने मत दो या, तो ये मेंटेन हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो इसको मेरी बात सुनो, जब ये मेंटेन नहीं हो पाएंगे तो ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाएंगे, तो ये ओपनिंग ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है एंडोमेथासेन। उसके बाद एंडोमेथासेन, उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या है, लाइगेशन एंड
ligation and end to end anastomosis, ये एक सर्जरी है। आफ्टर बर्थ 2 या 3 मंथ इसका वेट करते हैं, क्योंकि एसाइनोटिक प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, बेबी सर्वाइव कर लेता है, कि ये क्लोज हो जाए ड्रग से। भाई जैसे आप प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर को सिंथेसिस को कम कर दो, जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन नहीं होगा तो ये पेटेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। अब अगर ये क्लोज नहीं होते तो आफ्टर सर्जरी लेटरल थोरैक्टोमी, लेटरल साइड में इंसिजन लगाते थोरैक्स कैविटी में, यहाँ से इंसिजन लगाकर एंड टू मतलब लाइगेट मींस जो कनेक्शन बना हुआ है उसको बांध कर एंड टू एंड दोनों आर्टरी को जोड़ देते हैं। आर्टरी की खासियत होती है आप दोनों एंडों को जोड़ दो वो जुड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं एंड टू एंड अनास्थमोसिस। उसके बाद नर्सिंग केयर की प्रॉपर असेस vital sign and assessment, nutritional status, दूसरा nurse should be continuous monitoring weight of child या इन्फेंट। मोस्टली इन्फेंट का ही करते हैं 2 to 3 मंथ, क्योंकि 28 डे का न्यूबॉर्न होता है। ये नॉर्मली नर्स असेस करती है, वेट मेजरमेंट करती है कि वेट तो नहीं बढ़ रहा, ओवर सर्कुलेशन तो नहीं हो रहा, हार्ट फेलियर की दिक्कत तो नहीं आ सकती है। ये नॉर्मल सर्जरी थी, मैंने डेफिनेशन बता दी थी। उसके बाद क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी है वो बता दी, क्लिनिकल फीचर मैंने बता दिए, मैनेजमेंट था उसमें ड्रग बताई थी, एक ड्रग ऑफ चॉइस। उसके बाद सर्जरी, ये तुम्हारी डिजीज़ कंप्लीट हो गई है। लास्ट टॉपिक था ये। अब स्टार्ट करेंगे साइनोटिक हार्ट डिजीज। अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, विश ऑल द बेस्ट।